हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है, जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चल रहा था। आज हम इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देखेंगे थोड़े से। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है जी कि एन ऑटोमोबाइल हैविंग अ रेडियो एंटीना 110 सेंटीमीटर लॉन्ग travels 90 किलोमीटर पर आवर in a region where magnetic field is given 55 माइक्रो टेस्ला। तो वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करें। सिचुएशन कुछ ऐसी है, सिचुएशन जो उसने बताई है उसका मतलब कुछ ऐसा बनता है कि ये जो रेडियो एंटीना है ये एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड का काम कर रहा है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर वो जो मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो यूज़ करेंगे। तो मोशनल ईएमएफ का हमने फॉर्मूला बनाया था माइनस वी बी डी साइन थीटा था, या वी बी एल साइन थीटा, एक ही बात है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह आप पुट करेंगे वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 25। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पुट करेंगे 55 माइक्रो, ये आ गया। और एंटीना की लेंथ जो है वो 110 सेंटीमीटर थी। तो सेंटी का मतलब होता है 10 रेज़ पर माइनस 2। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1.5 फाइव इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वोल्ट आंसर आएगा। और 10 रेज़ पर माइनस 3 को हमने मिली लिख दिया। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें वो कह रहा है एट अ सर्टन लोकेशन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 42 माइक्रो टेस्ला एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड 57 डिग्री टू द वर्टिकल। अच्छा, इसमें इस तरह इमेजिन कर लें आप कि डाउनवर्ड को मैं इन टू द पेपर शो कर देता हूँ। डाउनवर्ड को इन टू द पेपर शो कर देता हूँ। बल्कि नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे रहने दें। डाउनवर्ड को हम शो करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर वो वाली डायग्राम ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अच्छा, साथ वो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ उसने 57 डिग्री का एंगल बनाया है। ये किसने एंगल बनाया है? ये मैग्नेटिक फील्ड ने। अच्छा, फर्ज कर लें ये वर्टिकल डायरेक्शन है, यानी वाई एक्सिस। थोड़ा सा वेट कर लें, मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। किसी को भी शो नहीं हो रही? चलें, जिनको शो नहीं हो रही वो थोड़ा सा वेट कर लें। बाकी मैक्सिमम लोगों को शो हो रही है। अच्छा जी, ये मैंने रेड कलर में जो एरोज लगाए हैं, फर्स्ट कर लें ये वाई एक्सिस को जाहिर कर रहे हैं, यानी वर्टिकल को। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल के साथ 57 डिग्री एंगल पर है। तो फर्ज कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ये डायरेक्शन है जो मैं अभी अभी ब्लैक कलर में बना रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी फर्ज कर लें ये वाई एक्सिस के साथ डाउनवर्ड 57 डिग्री एंगल बना रही है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक लूप रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल इस तरह, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताएं। अच्छा, राइटिंग किसी को भी नज़र नहीं आ रही? चलें, कुछ बच्चों को राइटिंग नज़र आ रही है, कुछ को नज़र नहीं आ रही है। जी बच्चे। सर जी सर जी 270 की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है, वो मैसेज कर रहे हैं कि दोबारा ज्वाइन करो। ओके, मैं देख लेता हूँ। 270। अच्छा, कुछ लोगों को तो नज़र आ रही है ना? जिन लोगों को नज़र नहीं आ रही उनका मेरा ख्याल है सिग्नल्स का इशू है। फिर भी आप
वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप देख लीजिएगा। अभी चूंकि टाइम थोड़ा है इसलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं साथ साथ। जी, कितने बच्चों को नज़र आ रही है? जी सर, अब क्लियर नज़र आ रही है। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो रेड कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। ब्लैक कलर का जो एरो है ये वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और जो ग्रीन कलर की आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में जो लूप नज़र आ रही है, ये वो वाला सरफेस है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, यानी सरफेस हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा, यानी वेक्टर एरिया जो जिसे हम ए से जाहिर करते हैं, ये ज़ाहिर बात है ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अभी अभी जो मैंने ग्रीन कलर का एरो लगाया है, यानी दिस इज़ वेक्टर एरिया। अब आप गौर करें, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, बात हम ये कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ब्लैक कलर का एरो है, और ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर में अभी अभी मैंने वेक्टर एरिया शो किया है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान कोई एंगल फ़र्ज कर लेते हैं थीटा, तो एक्चुअली ये वही एंगल है जो उसने हमें बताया है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है, ये देखें, स्टेटमेंट में उसने जो 57 डिग्री एंगल बताया है वो असल में यही है। तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स का आप सिंपल फार्मूला लिखेंगे बी डॉट ए, और बी डॉट ए को आपने एक्सटेंड कर लिया बी ए कॉस थीटा, और यहाँ सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू थी 42 माइक्रो, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह सरफेस एरिया था 2.5, और जो एंगल था यानी वेक्टर एरिया का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल था दैट वाज 57 डिग्री। तो इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेबर में यानी एसआई यूनिट में आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 है इन 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटाट्रॉन। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटाट्रॉन, ये बेसिकली उसने, बीटाट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो इतनी काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। ये उसने उसकी वैल्यू बताई है। द ऑर्बिटल रेडियस इज़ 84 सेंटीमीटर। ये बेसिकली पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा होता है जिसका रेडियस उसने बता दी है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन एनक्लोज्ड बाय ऑर्बिट rises periodically from 0 to maximum value of 0.8 Tesla in an interval of 4.2 millisecond. Calculate the average EMF in Weber per second. तो इसमें आप देखें एक ही लूप बनेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न 1 है। कैनेटिक एनर्जी उसने बता दी, रेडियस भी उसने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में जो तब्दीली आ रही है वो भी उसने बता दी 0.8 टेस्ला। इसको हमने डी बी से जाहिर कर दिया, जितना टाइम लगा है उसे हमने डी टी से जाहिर कर दिया। तो फैराडेज लॉ वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने यूज़ किया। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं, हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप देखें चूँकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस ऑफ लूप के साथ परपेंडिकुलर हो तो जो लूप का वेक्टर एरिया है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है। ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन है, इसका मतलब है फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है। अब अगली बात ये कि चूँकि मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ डी बी लगा देंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पर फ्लक्स के साथ डी लगा देंगे। इसका मतलब है डी फाई जो है ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, दिस वुड बी इक्वल टू डी बी इंटू ए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए जो है ये सर्कल का एरिया है जिसका रेडियस उसने बताया था यहाँ पर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब पाई जो है उसकी वैल्यू हम जानते हैं 3.1416, रेडियस की वैल्यू उसने मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दी
डी बी की जगह हमने उसकी वैल्यू 0.8 पुट कर दी और डी टी की जगह 4.2 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है हेलो 10 रेज टू पावर -3। इसका फाइनल आंसर सर आपके जी। पास ये आ गया जी बेटा। सर जी कुछ बच्चों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। आपको शो हो रही है? जी सर। तो पुत्र तू तो देखना, बाकियों की फिक्र कर रहे हो, आप अपना देखते रहो बस। असल में ये सिग्नल्स का इशू है, हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये मैं इसीलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ कि जिनको अगर नज़र नहीं आ रहा उनको बाद वैसे में। अपना सिग्नल स्लो हो रहा है वो ना। जी सर। जी सर वैसे आपके सिग्नल का मसला है सर जी। यार ये बस अब क्या करूँ, ये पीटीसीएल वाले अब बंदा क्या कहे इनको। चलें प्रॉब्लम 4 देखते हैं। कुछ बच्चों को नज़र भी आ रहा है ना, कितने बच्चों को नज़र आ रहा है? उमैर के अलावा और किस किस को नज़र क्लियर आ एज रहा इट है? इज। जी सर मुझे तो मुझे आ रहा है। नजर आ रहा है। ओके। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है मोटर की। प्रॉब्लम 4 में एक मोटर की बात कर रहा है या और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं मोटर की आर्मेचर कॉइल में। आर्मेचर कॉइल बोलते हैं वो जो दरमियान में कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। उसका सरफेस एरिया उसने बता दिया है। रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है वो भी गिवन है। फिर वो कह रहा है जी कि अगर कोई लोड अटैच नहीं है और फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को आप इग्नोर कर दें तो फिर रोटेशनल वेलोसिटी या ओमेगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, आपका टॉपिक वैसे एसी जनरेटर तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन उसका फार्मूला पहले से हम जानते हैं, वैसे हमने पढ़ा हुआ है एफएससी में। एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का कुछ ऐसा फार्मूला होता था, चैप्टर 15 में आपने पढ़ा था। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम ईएमएफ है ई नॉड या पीक ईएमएफ, उसका ये फार्मूला था एन ओमेगा ए बी। अच्छा, यहाँ पर उसने मोटर की बात की है। हम ये भी जानते हैं कि जब मोटर की कॉइल घूमती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होता है जो सप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा होता है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में उसने कहा है जी कोई भी लोड आपने अटैच नहीं किया हुआ मोटर के साथ और मोटर बड़े मज़े से घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाइड ईएमएफ और बैक ईएमएफ एग्जैक्टली इक्वल हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसलिए हम बैक ईएमएफ का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो ये मैंने लिखा है, और यही असल में सप्लाइड ईएमएफ का भी फार्मूला होगा। तो इसलिए सप्लाइड ईएमएफ की पीक वैल्यू जो है वो हमने ये वाली इस्तेमाल कर ली। यहाँ से आप ओमेगा का फार्मूला बना सकते हैं। ओमेगा किसके इक्वल होगा? पीक वैल्यू ऑफ सप्लाइड ईएमएफ डिवाइडेड बाय एन ए बी। तो यहाँ आप सारी वैल्यूज पुट करके ओमेगा का आंसर निकाल सकते हैं, जिसका एसआई यूनिट में अगर आंसर आएगा तो वो आएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 5 में वो कह रहे हैं जी अ सर्कुलर टीवी एंटीना हैज़ डायामीटर 1.2 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टीवी सिग्नल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। मुझे बताएं ये स्टेटमेंट बताने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टीवी सिग्नल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। जी कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? जी बच्चों, दोबारा पूछना। ये जिस स्टेटमेंट को मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टीवी सिग्नल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, इस बात का क्या मतलब है? सर के वो सीधा प्लेन में जा रही है एक स्टेट टाइम में। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, यानी अगर हम कंसिडर कर लें कि लूप ऐसे है वर्टिकल, ये लूप है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस लूप के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये हम कह सकते हैं कि लूप का जो वेक्टर एरिया है जो लूप के साथ परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा। और अगर वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब चूंकि फ्लक्स मैक्सिमम है इसीलिए इस फार्मूला में हमने फ्लक्स की जगह ए बी पुट किया है। याद है अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैंने ऐसे ही करवाया। और चूंकि यहाँ भी बी में तब्दीली आने की वजह से फ्लक्स में तब्दीली आ रही है तो इसलिए हमने बी के साथ डी लगा दिया और यहाँ पर फ्लक्स के साथ डी लगा हुआ है, यानी चेंज इन फ्लक्स इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पर वो कह रहे जी एट वन इंस्टेंट द टाइम इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 157 मिली टेस्ला पर सेकेंड। यानी ये जो उसने वैल्यू बताई है दैट इज एक्चुअली डी बी ओवर डी टी, और ये है 157 इंटू 10⁻³ मिली की जगह -3 आ गया, बाकी यूनिट वही है टेस्ला पर सेकेंड। तो यहाँ भी हम फैराडेज लॉ को यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी सर्कुलर कॉयल है, तो इसका जो एरिया है उसकी जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 157 इंटू 10⁻³ पाई की वैल्यू होती है 3.1416। नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 1 आ जाएगा इसकी जगह, और रेडियस की जगह हमने जो रेडियस की वैल्यू उसने बताई है वो पुट कर दी। उसने बेसिकली डायमीटर की वैल्यू बताई है, यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे। रेडियस यहाँ से कितना आएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, 11.2 को हाफ करेंगे वही करके जी, 11.2 को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, फिर उसको मीटर में रेडियस। कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है अ लूप ऑफ एंटीना हैविंग एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप्स लीनियरली टू जीरो इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप। अच्छा, इसमें जनरल टर्म्स में वो फार्मूला पूछ रहा है और उसने कोई वैल्यूज़ नहीं बताई। जो फार्मूला है वो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स है जनाब 1, एरिया ऑफ लूप उसने बता दिया, रेडियस ऑफ लूप रेजिस्टेंस ऑफ लूप है ये कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड को बी से जाहिर कर दिया, टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से। हमने बेसिकली बताना है टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप। एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप ये बिल्कुल वही एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, आप ये समझ लें कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, आपने एक टॉपिक पढ़ा था। तो जो एनर्जी इंडक्टर के अंदर बैटरी की वजह से स्टोर हो रही है इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो अगर बैटरी की वजह से स्टोर हो रही है तो उसी एनर्जी को हम यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो हम उसे एनर्जी डिसिपेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, पावर डिसिपेशन जो है उसका फार्मूला जो है वो हम पहले से जानते हैं, P इज़ इक्वल टू वी आई। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, या हमने एक और शक्ल में पढ़ा हुआ है आई स्क्वायर आर, हमने एक और शक्ल में पढ़ा हुआ है वी स्क्वायर ओवर आर। तो V की जगह उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म पुट कर दी और पावर डिसिपेशन को ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इसकी फॉर्म में हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, यहाँ ई की जगह पुट कर दिया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू की फॉर्म में। ये जब आप इसका स्क्वायर करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसकी जगह ए आ गया, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 1 आ गया। फ्लक्स में तब्दीली जो है उसकी जगह आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, फाई एम जो है ये मैक्सिमम फ्लक्स था बी ए। फ्लक्स में तब्दीली मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से हो रही है, तो इसलिए डी फाई एम की जगह डी बी इंटू ए ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे पावर डिसिपेशन जो है उसका एक एनर्जी की फॉर्म में ये भी फार्मूला होता है जिसकी बेसिक शक्ल ये है, पावर इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ हम पावर को लिख लेते हैं चेंज इन
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये डी यू एम ओवर डी टी। अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा डी बी की जगह बी कैसे पुट कर दिया, कोई बताएगा? असल में मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लीनियरली ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब है इसकी इनिशियल वैल्यू बी थी और लीनियरली ये ज़ीरो हो रही है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ये होना चाहिए ज़ीरो माइनस बी, और ज़ीरो माइनस बी करेंगे तो आंसर माइनस बी आएगा। अब चूंकि डी बी का स्क्वायर है तो फिर माइनस बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर प्लस बी आ जाएगा। सो बी का स्क्वायर बन गया इसकी जगह डी टी वैसे ही। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे डी टी और राइट हैंड साइड पे डी टी है, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या टाइम इंटरवल जो है ये कैंसिल भी हो सकता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम नंबर 7 में अगर आप गौर करें, सारी वैल्यूज़ जो हैं वही मिलती जुलती हैं जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ भी फैराडेज लॉ जो है उसकी फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं। मैं अब चूँकि टाइम हो रहा है मैं इसको जल्दी वाइंड अप करता हूँ। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास बस एक ही इसमें नई चीज़ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। क्वेश्चन में उसने टोटल ईएमएफ इन द सर्किट पूछा था। तो टोटल ईएमएफ जो है वो फिर कैसे आएगी? सप्लाइड ईएमएफ प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ईएमएफ आ जाएगी, दैट इज़ 4.3 वोल्ट। इसी तरह प्रॉब्लम 8 जो है, इसमें स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, ये वाली वैल्यूज़ गिवन है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यूज़ किया, आपके पास ये आंसर आ गया। प्रॉब्लम 9 में इसमें पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ उसने बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उसका फॉर्मूला पूछा था। द वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी रेसिप्रोकल टू एरिया ऑफ लूप। अच्छा, इसमें क्या कह रहे जी? कंडक्टिंग वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ कैन बी वूंड इनटू एन सर्कुलर टर्न्स यूज्ड एज आर्मेचर ऑफ जनरेटर। टू गेट द लार्जेस्ट ईएमएफ व्हाट वैल्यू ऑफ एन वुड यू चूज? तो ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ की वैल्यू हासिल करने के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इसको आप देख लें, मुझे लगता है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी तो टाइम ख़त्म हो रहा है। ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम 10 जो है ये भी मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि इस वीडियो में ये सारे एक दफ़ा आ जाएं। एक्सप्लेन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो ये एक दफ़ा हो गए हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन 2-3 जो रह गए हैं इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।